दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं, उन्होंने इंडिया को सिखाया कि पैसा बनाना आसान है, लेकिन पैसे को बचाना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया में बैंक्स बनते हैं और बैंक्स डूब जाते हैं। हमने येस बैंक को फेल होते देखा, हमने लक्ष्मी विलास बैंक को फेल होते देखा, हमने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को हिस्ट्री बनते देखा। लेकिन पिछले 40 सालों में एक नाम ऐसा है जो हर क्राइसिस, हर स्कैम और हर मंदी में चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और उसके पीछे जो दिमाग है वो किसी आम बिजनेसमैन का नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल जीनियस का है। उनका नाम है उदय कोटक। लोग कहते हैं कि बैंकिंग ट्रस्ट का बिजनेस है, लेकिन उदय कोटक ने बैंकिंग को पैरानोया का बिजनेस बनाया। पैरानोया का मतलब है डर, हमेशा ये डर होना कि मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं। आज हम उदय कोटक की पूरी जिंदगी का पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक आदमी जिसे क्रिकेटर बनना था, जिसने अपनी जवानी के दिन हॉस्पिटल के बेड पर बिताए, उसने इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कैसे बनाया। हम समझेंगे बिल डिस्काउंटिंग का गणित। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने गोल्डमैन सैक्स जैसे अमेरिकन जायंट को इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया। और हम समझेंगे कि क्यों उदय कोटक को इंडिया का जेपी मॉर्गन कहा जाता है। ये कहानी लंबी है, डिटेल्ड है और फैक्चुअल है, इसलिए आराम से बैठिए। चैप्टर 1, द क्रिकेट बॉल दैट चेंज्ड हिस्ट्री। कहानी शुरू होती है साल 1959 में। उदय कोटक का जन्म एक बड़े गुजराती परिवार में हुआ। उनका परिवार कॉटन यानी कपास की ट्रेडिंग करता था। वो एक जॉइंट फैमिली थी। 7 फैमिली मेंबर्स एक ही छत के नीचे रहते थे और एक ही किचन में खाना बनता था। इस माहौल ने उदय को बचपन से ही एक चीज सिखा दी थी, और वो थी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का फर्क। उन्होंने देखा कि घर में जो पैसा कमाता है और जो पैसा नहीं कमाता है, दोनों को बराबर खाना मिलता है। ये सोशलिज्म था। लेकिन बिजनेस में जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, ये कैपिटलिज्म था। उदय कोटक बचपन से ही नंबर्स में तेज थे। मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन उनका पहला प्यार मैथ्स नहीं था। उनका पहला प्यार क्रिकेट था। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। उनका सपना था कि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलें। वो मुंबई के कांगा लीग में खेलते थे। वो अपने कॉलेज टीम के कैप्टन भी थे। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल था 1979, सितंबर का महीना। उदय कोटक एक मैच खेल रहे थे। वो फील्डिंग कर रहे थे। अचानक बॉल और उनके बीच कम्युनिकेशन गैप हुआ। एक तेज बॉल सीधा आकर उनके सर पर लगी। इम्पैक्ट इतना तेज था कि उनका सर फट गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इंजरी बहुत सीरियस है, ब्रेन हेमरेज का खतरा था। उनका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ा। उदय कोटक की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें कई महीने बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। उनकी पढ़ाई छूट गई, उनका क्रिकेट छूट गया। वो बेड पर लेटते हुए छत को घूरते रहते थे। यही वो वक्त था जब उनका दिमाग क्रिकेट से हटकर बिजनेस की तरफ गया। जब इंसान अकेला होता है और शरीर साथ नहीं देता, तब दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सचिन तेंदुलकर बनूंगा। रिकवर होने के बाद उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया। चैप्टर 2, द 11% गैप। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। एमबीए खत्म होने के बाद उदय के पास एक ऑप्शन था। वो एक कंफर्टेबल जॉब कर सकते थे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छी सैलरी, एसी ऑफिस, या फिर वो अपने परिवार का कॉटन बिजनेस ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन उदय का दिमाग कहीं और चल रहा था। उन्होंने मार्केट में एक इनएफिशिएंसी देखी थी, एक गैप देखा था। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि यही कोटक एम्पायर की नींव है। इसे कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। 1980s के इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत रिजिड था। मान लीजिए एक कंपनी है, टाटा या महिंद्रा। उन्हें पैसा चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए। अगर वो बैंक के पास जाते थे तो बैंक उन्हें 17% ब्याज दर पर लोन देता था। 17%। दूसरी तरफ अगर आप और मैं, आम आदमी, अपना पैसा बैंक में रखते थे फिक्स डिपॉजिट करके, तो बैंक हमें सिर्फ 6% ब्याज देता था। उदय कोटक ने देखा कि 6% और 17% के बीच में बहुत बड़ा गैप है। बैंक बीच में 11% कमा रहा है बिना कुछ किए। उदय कोटक ने सोचा कि अगर मैं बीच में आ जाऊं तो, अगर मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहूं कि मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें बैंक से ज्यादा यानी 10% रिटर्न दूंगा, और फिर मैं वही पैसा टाटा या महिंद्रा जैसी रिलायबल कंपनीज को 14% पर लोन दे दूं, तो सबका फायदा होगा। डिपॉजिटर को 6 की जगह 10% मिलेगा, कंपनी को 17 की जगह 14% पर लोन मिलेगा, और बीच का 4% मेरा प्रॉफिट होगा। ये आइडिया सिंपल लगता है, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशनरी था।
उदय कोटक ने अपने पिता से कहा कि मुझे ऑफिस चाहिए। पिता ने कहा कि हमारा कॉटन का बिजनेस है, फाइनेंस का नहीं। लेकिन उदय की जिद देखकर उन्होंने अपने ऑफिस का एक छोटा सा कोना, शायद 300 स्क्वायर फीट की जगह उदय को दे दी। उदय कोटक का पहला क्लाइंट बना नेल्को, जो टाटा ग्रुप की कंपनी थी। उदय कोटक ने नेल्को के फाइनेंस हेड को अप्रोच किया और कहा कि मैं आपको बैंक से सस्ते में पैसा दिला सकता हूं। नेल्को ने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। उदय ने अपने दोस्तों और फैमिली से पैसा उठाया और नेल्को को दिया। डील सक्सेसफुल रही। उदय ने बीच में अपना स्प्रेड कमाया। इस तरह शुरू हुई कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड। चैप्टर 3, रिटर्न ऑफ कैपिटल वर्सेस रिटर्न ऑन कैपिटल। लेकिन ये बिजनेस रिस्क फ्री नहीं था। सबसे बड़ा रिस्क था पैसा वापस आना। अगर कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया तो उदय को अपने दोस्तों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता। इसलिए उदय कोटक ने एक रूल बनाया जो आज भी उनकी फिलॉसफी है। रिटर्न ऑन कैपिटल से ज़्यादा ज़रूरी है रिटर्न ऑफ कैपिटल। मतलब मुनाफा बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि मूलधन सुरक्षित है या नहीं। उदय सिर्फ उन्हीं कंपनीज को पैसा देते थे जिनकी रेप्यूटेशन मार्केट में सबसे अच्छी थी। वो हाई रिस्क हाई रिटर्न के चक्कर में कभी नहीं पड़े। धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। उन्होंने देखा कि लोगों को नई कार खरीदनी है, लेकिन बैंक कार लोन देने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो उन्होंने कार फाइनेंस शुरू किया। मारुति सुजुकी उस वक्त इंडिया में नई आई थी। मारुति 800 का क्रेज था, लेकिन लोगों के पास कैश नहीं था। कोटक ने वहां एंट्री ली। उन्होंने बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक फाइनेंस करना शुरू किया। इससे उन्हें रिटेल कस्टमर का डेटा मिलना शुरू हुआ। चैप्टर 4, द महिंद्रा कनेक्शन। अब कहानी में एंट्री होती है एक बड़े प्लेयर की, आनंद महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक। उदय कोटक और आनंद महिंद्रा दोस्त बन गए। उदय ने आनंद महिंद्रा से कहा कि आपकी कंपनी ट्रैक्टर्स और जीप्स बनाती है, मैं लोगों को वो खरीदने के लिए लोन देता हूं, क्यों ना हम साथ आ जाएं। आनंद महिंद्रा को उदय का दिमाग पसंद आया। 1986 में कंपनी का नाम बदलकर कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक छोटा सा ब्रोकर इंडिया के एक सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ अपना नाम जोड़ रहा था। इससे मार्केट में कोटक की क्रेडिबिलिटी रातों रात बढ़ गई। लोग कहने लगे अगर महिंद्रा का नाम जुड़ा है तो पैसा सेफ है। चैप्टर 5, द हर्षद मेहता टेस्ट। फिर आया 1992 का साल, हर्षद मेहता का स्कैम। स्टॉक मार्केट बूम पर था। हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा था। हर कोई कह रहा था कि बैंकिंग पुरानी बात है, असली पैसा स्टॉक मार्केट में है। उदय कोटक पर भी प्रेशर था। उनके इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि एग्रेसिव हो जाओ। लेकिन उदय कोटक ने अपनी पुरानी फिलॉसफी याद रखी, पैरानोया। उन्हें लगा कि ये तेजी नकली है, ये फंडामेंटल्स पर बेस्ड नहीं है। जब पूरी दुनिया शेयर्स खरीद रही थी, उदय कोटक कॉशियस थे। और जब बबल फूटा, जब हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया, तो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज डूब गईं। लेकिन कोटक महिंद्रा फाइनेंस टिका रहा, क्योंकि उन्होंने रिस्की बेट्स नहीं लिए थे। इस इंसिडेंट ने उदय कोटक को क्राइसिस मैनेजर का टैग दे दिया। चैप्टर 6, लर्निंग फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स। अब उदय कोटक को लगा कि इंडिया बदल रहा है। फॉरेन कंपनीज इंडिया आ रही हैं। उन्हें लगा कि अगर बड़ा बनना है तो वॉल स्ट्रीट से सीखना पड़ेगा। 1995 में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप की। गोल्डमैन सैक्स और कोटक ने मिलकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग शुरू किया। ये पार्टनरशिप उदय कोटक के लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह थी। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स से सीखा कि ग्लोबल लेवल पर बिजनेस कैसे होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, कंप्लायंस क्या होती है, रिसर्च कैसे की जाती है। गोल्डमैन सैक्स के साथ रहकर कोटक ने इंडिया की कई बड़ी डील्स करवाईं। लेकिन साल 2005 आते आते चीजें बदलने लगीं। गोल्डमैन सैक्स चाहता था कि वो इंडिया में अकेले काम करे। वो कोटक की हिस्सेदारी खरीदना चाहता था। दूसरी तरफ उदय कोटक जानते थे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है। अगर वो अभी बेच देंगे तो वो फ्यूचर का प्रॉफिट खो देंगे। यहां पर उदय कोटक ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स से कहा, मैं अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचूंगा, अगर अलग होना है तो मैं तुम्हारी हिस्सेदारी खरीदूंगा। गोल्डमैन सैक्स शॉक में था। उन्हें लगा नहीं था कि एक इंडियन पार्टनर उन्हें बाय आउट करेगा। लेकिन उदय कोटक के पास विजन था। उन्होंने 330 करोड़ रुपए में गोल्डमैन सैक्स का हिस्सा खरीद लिया। उस वक्त लोगों को लगा कि ये डील महंगी है, लेकिन आज अगर आप देखें तो वो डिसीजन मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उसके बाद कोटक सिक्योरिटीज और कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने जो पैसा कमाया वो 330 करोड़ से हजारों गुना ज्यादा है। चैप्टर 7, बिकमिंग अ बैंक। इसी दौरान उदय कोटक के दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। वो जानते थे कि फाइनेंस कंपनी होना अच्छा है, लेकिन बैंक होना सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी को पैसा उधार लेना पड़ता है आगे देने के लिए, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई होती है। लेकिन बैंक को आम जनता पैसा देती है सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में। वो पैसा बहुत सस्ता होता है। बैंक को सस्ते पैसे को लोन देकर मोटा मुनाफा कमाता है। इसे कासा रेशियो कहते हैं, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट।
लेकिन इंडिया में बैंक का लाइसेंस मिलना भगवान के दर्शन मिलने से ज़्यादा मुश्किल था। आरबीआई नए लाइसेंस नहीं दे रहा था। 2003 में आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली, उदय कोटक ने अप्लाई किया और मार्च 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को ऑफिशियली बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी एक फुल फ्लेश्ड बैंक में कन्वर्ट हुई थी। अब उदय कोटक बैंकर बन गए थे, लेकिन चैलेंज अब शुरू हुआ था। उनके सामने एचडीएफसी बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। इनके पास हजारों ब्रांचेस थीं। कोटक के पास कुछ भी नहीं था। कोटक ने डिसाइड किया कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो वही करेंगे जो उन्होंने शुरुआत में किया था, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। उन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स पर फोकस किया, उन्होंने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर फोकस किया। उन्होंने कहा, मुझे हर गांव में ब्रांच नहीं खोलनी, मुझे वहां ब्रांच खोलनी है जहां धंधा है। चैप्टर 8 द आईएनजी वैश्या एक्विजिशन। अब ग्रोथ स्लो थी, ऑर्गेनिक ग्रोथ में टाइम लगता है। उदय कोटक को स्पीड चाहिए थी। 2014 में उन्होंने एक बड़ा दांव खेला, उन्होंने आईएनजी वैश्या बैंक को खरीद लिया। आईएनजी वैश्या एक पुराना बैंक था जिसका नेटवर्क साउथ इंडिया में बहुत स्ट्रांग था। कोटक का नेटवर्क वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में स्ट्रांग था। ये एक परफेक्ट मैच था। इस डील की वैल्यू थी 15,000 करोड़ रुपए। ये इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर था। इस मर्जर से कोटक महिंद्रा बैंक का साइज सीधा डबल हो गया। रातों रात उनकी ब्रांचेस बढ़ गईं, कस्टमर बेस बढ़ गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें आईएनजी वैश्या के एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज मिले। चैप्टर 9 द क्राइसिस मैनेजर। अब तक हमने देखा कि उदय कोटक बनाते कैसे हैं, अब देखते हैं कि वो बचते कैसे हैं। 2018 में इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आईएलएफएस क्राइसिस। बड़ी बड़ी एनबीएफसीज डूबने लगी, डीएचएफएल डूब गई, येस बैंक डूब गया। मार्केट में पैनिक था, लोग डर रहे थे कि अगला नंबर किसका है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि उदय कोटक पहले ही रिस्क भांप चुके थे। उन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन देना कम कर दिया था, उन्होंने रिस्की एसेट से पैसा निकाल लिया था। जब सरकार को लगा कि आईएलएफएस क्राइसिस को संभालने के लिए किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, तो उन्होंने उदय कोटक को कॉल किया। सरकार ने उन्हें आईएलएफएस के बोर्ड का चेयरमैन बनाया ताकि वो उस डूबती हुई कंपनी को रिजॉल्व कर सकें। ये दिखाता है कि उदय कोटक की रेपुटेशन सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर्स के बीच में कितनी स्ट्रांग है। वो इंडिया के ट्रबल शूटर बन गए थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उदय कोटक कभी पीछे नहीं रहे। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ और डिजिटल पेमेंट्स बढ़ने लगे तो कोटक ने 811 लॉन्च किया। 811 क्यों? क्योंकि 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ये एक डिजिटल बैंक अकाउंट था। आप घर बैठे 5 मिनट में वीडियो केवाईसी के जरिए अकाउंट खोल सकते थे। इसने कोटक को मिलियंस ऑफ न्यू कस्टमर्स दिए बिना नई ब्रांचेस खोले। चैप्टर 10 द आरबीआई बैटल। लेकिन दोस्तों, हर सफर में कुछ कांटे भी होते हैं। उदय कोटक की लाइफ में भी कंट्रोवर्सी आई और वो थी आरबीआई के साथ उनका झगड़ा। बैंकिंग रूल्स के हिसाब से प्रमोटर यानी फाउंडर का स्टेक बैंक में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। आरबीआई चाहता था कि उदय कोटक अपना स्टेक 26% से नीचे लाएं। उदय कोटक अपना स्टेक कम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर स्किन इन द गेम कम होगी तो बैंक की परफॉर्मेंस गिरेगी। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया। एक तरफ देश का सेंट्रल बैंक, दूसरी तरफ उदय कोटक। लोगों ने कहा कि उदय कोटक एरोगेंस दिखा रहे हैं, रेगुलेटर से लड़ना बेवकूफ़ी है। लेकिन उदय कोटक का मानना था कि वो लॉजिक पर लड़ रहे हैं। फाइनली एक सेटलमेंट हुआ। उदय कोटक ने बात मानी लेकिन अपने टर्म्स पर। उन्होंने दिखाया कि वो सिस्टम की इज्जत करते हैं लेकिन अपने शेयर होल्डर्स का नुकसान नहीं होने देंगे। कंक्लूजन द कोटक एल्गोरिथम। आज उदय कोटक ने सीईओ का पद छोड़ दिया है लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी वैसे ही काम करता है। तो दोस्तों, इस 90 मिनट की डीप डाइव से हमें क्या सीखने को मिलता है? उदय कोटक की लाइफ का एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहला लेसन, गैप को पहचानो। उदय कोटक ने कॉटन बेचने की जगह बिल डिस्काउंटिंग किया क्योंकि वहां गैप था। दूसरा लेसन, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। पैसा कमाना आसान है लेकिन अगर आपका मूलधन डूब गया तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। तीसरा लेसन, पार्टनरशिप पावर है, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो या गोल्डमैन सैक्स। चौथा लेसन, पैरानोया इज गुड। जब सब सेलिब्रेट कर रहे हो तब डरो, जब सब डर रहे हो तब प्लान बनाओ। उदय कोटक की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक्साइटमेंट और शोर शराबा बिजनेस नहीं है। बोरिंग, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड रहना ही असली बिजनेस है। एक बॉल ने उनका क्रिकेट करियर खत्म किया लेकिन वही बॉल उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा बैंकर बना गई। दोस्तों, ये थी उदय कोटक की पूरी कहानी। एक एक फैक्ट, एक एक मोड़ और एक एक स्ट्रैटेजी हमने खोल कर रख दी। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इंटरेस्ट इज सिंपल बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज मैजिक। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।